तो इस्तीफे से इनकार कर दिया ममता बनर्जी ने। इस तरह का हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला अकेला मामला है। उन्होंने कहा इस्तीफे से करती हुई इनकार, हार नहीं स्वीकार। उनका कहना है कि जनादेश से वो हारी ही नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि इनके षड्यंत्र की वजह से ये परिणाम आए हैं और मैं इसको नहीं मानती क्योंकि यह जनादेश नहीं है। जरा देखिए इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। यह सुनने में आपको लग रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री जिनको असल में एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत अब इस्तीफा देना चाहिए और अगली सरकार को आकर अपनी जगह लेनी चाहिए, उससे पहले ये जो घटनाक्रम है इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। किस किस लिहाज से ये बहुत बड़ी घटना है और इसके क्या रिपरकशन, क्या रेमिफिकेशन, आने वाले दिनों में क्या सियासी रेमिफिकेशंस होंगे और इससे आगे क्या क्या हो सकता है जो प्रभावित होगा, बताता हूं आपको हमारे साथ मौजूद मेहमानों से चर्चा करने की, क्योंकि हमने टीएमसी से, भारतीय जनता पार्टी से, दोनों से प्रतिनिधि बुलाए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और इसके अलावा संविधान के विशेषज्ञ भी आपको यह मामला समझने में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति तो आगे क्या, लेकिन पहले यह देखिए जरा क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल से आज की सबसे बड़ी खबर है ये, ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार। लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता ने कहा। मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं, ममता ने कहा। चुनाव जब हारी ही नहीं तो फिर इस्तीफे का सवाल कैसे आ गया? नैतिक तौर पर हमारी जीत हुई है, ममता ने कहा। हम नैतिक तौर पर जीते हैं, ममता बनर्जी का कहना है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. क्या नाम है? ये सुना आपने उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली क्योंकि ये जनादेश नहीं है, मैं हारी नहीं हूं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर विकल्प क्या क्या हैं? सवाल ये है, क्या ऑप्शंस हैं? या ये संवैधानिक संकट की तरफ रास्ता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो साथ में सियासी इसके फॉल आउट क्या है, क्या क्या हो सकता है, राजनीति में क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात ये, जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के मामले में हमने दुनिया को ये बताया है कि लोकतंत्र क्या होता है, क्या होती है डेमोक्रेसी, तो क्या ये एक ब्लॉट भी हो सकता है डेमोक्रेसी के ऊपर? यह भी एक बड़ा सवाल है। पहले देखिए जरा विकल्प क्या है। चुनाव हारने के बाद कोई सीएम इस्तीफा नहीं दे तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो उसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा से होती है और अनुच्छेद 164 के ही जो तहत पावर मिले हुए हैं उसके तहत जब तक राज्यपाल चाहते हैं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, जब वो नहीं चाहेंगे उनको पद छोड़ना होगा। राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उधर तो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो ये चुनाव हार चुकी हैं, तो फिर बहुमत साबित करने का सवाल कहां से आता है? प्रोविजंस के तहत ऐसा होता है कैसे, आगे आपको बताएंगे। बहुमत खोने की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। यहां यह भी है कि अगर बहुमत खोने के बावजूद सीएम इस्तीफा नहीं दे तो राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। तो यह राज्यपाल का अपना प्रेरोगेटिव है। संविधान के मुताबिक उनको यह पावर मिले हुए हैं कि वो अगर कोई इस्तीफा नहीं देता है उस तरह की स्थितियों में जब उससे इस्तीफा ये एंटीसिपेटेड है, तब ये राज्यपाल की इच्छा है, अगर वो चाहें तो बर्खास्त कर सकते हैं। साथ में एक दूसरा रास्ता भी हमने आपको बताया कि अगर ये फ्लोर टेस्ट तक बात जाती है तो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के पास जरूरी नंबर्स नहीं है। वैसे में फिर उस तरह की स्थिति में राज्यपाल ये कह सकते हैं कि आपके पास जरूरी नंबर्स नहीं है तो आप इस्तीफा दें। कुल मिलाकर ये नौबत क्यों आ रही है? कभी ऐसा आपको याद है कि आपने हिंदुस्तान में देखा हो कि एक राज्य में जो हारने वाला मुख्यमंत्री है वो कह रहा हो कि अब तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? जाहिर है आपको याद नहीं होगा क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो आज के हालात ये क्या इशारा, क्या आज वाकई स्थितियां ऐसी हो गई कि ममता बनर्जी ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको मालूम होगा अखिलेश यादव ने भी अपने एक ट्वीट में यह कहा कि इस तरह की स्थितियां बनी हैं।
तो क्या ये जो हो रहा है ये स्थितियों के चलते हो रहा है, या वाकई लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र जिसकी विशेषता यही रही है कि हारने वाला भी न सिर्फ इस्तीफा देता है बल्कि जो जीतने वाला है उसके शपथ ग्रहण में पहुंचता है, उसको शुभकामनाएं देता है? क्या ये परंपरा, इस परंपरा से ये बहुत बड़ा विचलन है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। जरा देखिए ममता का इस्तीफे से इनकार क्यों? ममता का आरोप है ये चुनाव का नतीजा है, और वो चुनाव जो ठीक ढंग से नहीं कराए गए इसलिए ये जनादेश नहीं है। ममता ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यहां जनादेश को चोरी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हार के लिए चुनाव आयोग, तृणमूल कांग्रेस के हार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने ये बात भी कही है, और ममता का यह कहना है कि कम से कम 100 सीटें हैं जिन पर मैंडेट को चोरी किया गया है। ममता का कहना है कि यह मैंडेट चोरी किया गया है, और मैंडेट चोरी किया गया है तो फिर मैं इस्तीफा क्यों दूं, क्योंकि मैं तो हारी ही नहीं। और वो कह रही हैं कि ऐसा जो कुछ हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा इस परिदृश्य को कैसे देखा जाए। क्या यह भारत के इतिहास में ऐसी घटना है जो लोकतंत्र पर ब्लॉट लगाती है, दाग लगाती है, या स्थितियां ऐसी बनी कि कुछ नेताओं को ऐसा करना पड़ रहा है? आप देख रहे हैं अखिलेश भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सुजाता मंडल, नेता तृणमूल कांग्रेस, हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। राकेश द्विवेदी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं, कोलकाता से हम तक जानकारी वो पहुंचा रहे हैं। अमोद राय दिल्ली से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, दिल्ली में इसको लेकर, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी हो रही है। क्या ये खबर वहां तक पहुंची और इसको लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है क्या? और कुछ ही देर में हमारे साथ गायेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझा जाए, सुजाता मंडल, ये स्थिति बन रही है देश के लोकतंत्र में, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं सबको गुड इवनिंग बताती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ममता जी जो बोल रहे हैं उसमें उसका जरूर भरोसा है। उसमें शायद उसका लग रहा है कि पुनर्गणना की वजह से रिजल्ट कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए शायद वो मांग रहा है, क्योंकि वो इतना दिन से लड़ाई करके आया है, इतना बार वोटों से जीता है, इतना बार का सीएम है, तो उसको लग रहा है कि ये जो इतनी बड़ी बहुमत का रिजल्ट है शायद उनको सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो डिमांड कर रहा है। ये उसका मतलब खुद का डिसीजन है। लेकिन अगर सत्ते से हार जाएंगे या पार्टी हार जाएंगे तो सीएम पोस्ट तो रिजाइन देना ही पड़ेगा। यही सुजाता जी, तो इसके लिए आप ये जो कह रही हैं, सुजाता जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। आपने एक बात और जोड़ी, ये उनका अपना निर्णय है और बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंची हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन मैं दूसरी बात समझना चाह रहा हूं, क्या प्रक्रिया ये है हमारे यहां? क्या हमको लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उसके तहत ये है क्या जो प्रक्रिया सम्मत है? और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा किया क्यों जा रहा है? क्या जिस प्रक्रिया से ममता बनर्जी खुद सीएम बनी उसी प्रक्रिया पर एक तरीके से वो कुठाराघात नहीं कर रही हैं? यह सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन पहले अजीत द्विवेदी जी के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत द्विवेदी जी, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक विचित्र सी स्थिति है। इस देश में हमेशा इस भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती रही है कि इतने सहज तरीके से, इतने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है कि ऐसी स्थितियों में जब एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, ऐसा लगे कि सत्ता पक्ष जीत रहा है और जीतने के बाद एकदम से नतीजे उसके डिफरेंट आए, वो शॉकिंग होता है। इसके बावजूद जाकर के नेता इस्तीफा देते हैं, और ये इसमें हम लोग हमेशा 2004 के लोकसभा चुनाव की मिसाल देते हैं, जब हर व्यक्ति ये मान रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी वापस चुनाव जीत रहे हैं, और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई 2004 में, और बड़े ग्रेसफुल तरीके से प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो ये नतीजों पर सवाल उठाने के बावजूद एक शांतिपूर्ण तरीके से, संयमित तरीके से जाकर तो ये तो हो गई सत्ता का हस्तांतरण। अजीत सर, ये तो हो गई बात की हमारी परंपराएं क्या रही हैं, हमने आज तक क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। लेकिन क्या राकेश द्विवेदी जी जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे संविधान में इस तरह की गुंजाइश है क्या कि अगर लगे हारने वाले को कि वो गलत तरीके से हारा है, उसके लगने पर क्या वो ऐसा कर सकता है जैसा ममता कर रही है? देखिए, हाँ सर, सुन रहे हैं, प्लीज कहिए अपनी बात। भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि चुनाव हारने के बाद
बहुमत खोने के बाद कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। 75 वर्ष पिछले बीत चुके हैं और हमारे संविधान की परंपराएं स्थापित हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो कि संविधान में लिखे हरफों के बराबर मजबूत होता है, प्रभावी होता है, और उस कन्वेंशन के हिसाब से जो हार जाता है चुनाव वो इस्तीफा दे देता है, राज्यपाल से मिलने जाता है, धन्यवाद देता है और इस्तीफा दे देता है, और इस बात में मदद करता है कि नई सरकार स्थापित हो। पर यहां पर एक और बड़ी ऐसी बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि ममता बनर्जी इस वक्त केवल केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी और उसके जीत के आधार पर मुख्यमंत्री बनी थी। अब वो विधानसभा समाप्त हो चुकी है, एक नई विधानसभा नए चुनाव के आधार पर कायम होगी, और इसलिए अब ये केवल केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। अब होगा ये कि भाजपा की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, बैठक होगी, और उसमें वो अपना एक नया नेता चुनेंगे, और वो नेता जाएगा राज्यपाल से मिलेगा और राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे और कहेंगे कि नई सरकार को बनाएं। नहीं तो सर इसी में मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये इस्तीफा नहीं देंगी तो वो उनको एक ही विकल्प है कि वो इनको डिसमिस कर देगा। बिल्कुल, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो डिसमिस कर देंगे। लेकिन यहां ममता करना क्या चाह रही है? देखिए, ममता बनर्जी अब 4 दशक उनके सार्वजनिक जीवन के, संसदीय जीवन के बल्कि कह लीजिए हो रहे हैं, वो क्या इन प्रक्रियाओं को, बातों को नहीं जानती होंगी? फिर वो ऐसा क्यों कर रही है सर आपके मुताबिक? एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, और अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो बर्खास्त तो होकर ही वो मैसेजिंग के लिए कुछ ऐसा करना चाह रही है क्या? हाँ, ये मैसेजिंग है, राजनीतिक प्रदर्शन है। ये एक राजनीतिक प्रदर्शन की बात है। यहाँ पर केवल ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर, ये पॉस्चरिंग है, ये मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है। अब शुभम भी हमारे साथ इस चर्चा, लीडर्स लोग अपने बहुत सी बातों को पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये वैसे ही कदम है। मतलब हारने वाले के लिए सर वो क्या कोर्ट में जाने के लिए, इलेक्शन कमीशन से अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए कि अमुक अमुक जगहों पर हमको लगता है, उसके सबूत के साथ सामने आने के लिए क्या किसी ने किसी को रोका है? अब सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? शिवम त्यागी भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिवम, अगर ये मैसेजिंग है तो आप इस मैसेज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ भी नहीं, आता हूं सर, आता हूं आपके पास, आ रहा हूं सर। ये मैसेजिंग, राकेश जी आपके पास आता हूं सर, अभी सवाल मेरा शिवम से था, ये आपके पास आता हूं जी। ये मैसेजिंग ममता बनर्जी की उनकी छवि को ही तोड़ने वाली है। एक महिला जिसका हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने जीवन भर अपनी पॉस्चरिंग ये कहकर करी कि एक सिंपल सी चप्पलें हैं, एक सिंपल सी साड़ी है, एक छोटी सी गाड़ी है और बिल्कुल साधारण सिंपल जिंदगी है, जीवन बहुत लग्जरी से दूर है, सत्ता का मोह नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि जनता ने हराया नहीं है, उखाड़ कर फेंक दिया। सीटें बदल बदल कर लगातार 2 चुनाव में दूसरी जगह गई, जनता ने वहां भी हरा दिया। लेकिन आज कुर्सी की चाह ऐसी है, आज उस कुर्सी में ऐसी कीलें जड़ गई हैं कि वो किसी भी हद में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा वो दिखा रही। वरना जनता ने ही तो उनको चुनकर बनाया था। ममता बनर्जी, इसलिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनको बंगाल की जनता चाहती थी। तो शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि असल में इसमें जो मैसेजिंग जाएगी वो ये जाएगी कि वो ममता, जिनको ये जाना गया कि वो सादगी की राजनीति और जनता की राजनीति उन्होंने की है, वो असल में कुछ और था जो वो दिखाती रही, असल में वो कुछ और हैं। मैं सुजाता जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन पहले बहुत क्विकली जाना चाहता हूं कोलकाता, और अमोद आपके पास भी दिल्ली आना चाहता हूं। वहां इसकी क्या, इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको क्या मिल रहे हैं रविशंकर दत्ता? क्योंकि कल नतीजे एक अलग तरह का मूड, और आज ममता बनर्जी का आकर यह कहना कि मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगी। रिएक्शंस क्या क्या आए हैं अभी तक? देखिए, बीजेपी ने अभी तक इसके बारे में मुंह खोलने के लिए मना कर दिया। बीजेपी कहा कि ये हमारे बोलने वाली बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही कि जो पार्टी अब उनको जनमत मिली है, बहुमत मिला है, वो जैसे राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, और क्योंकि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को अभी तक कोई इस्तीफा नहीं भेजा और भेजेंगे भी नहीं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होंगे, जैसे ही वो पहुंचेंगे वहां से राजभवन से ममता बनर्जी के पास एक चिट्ठी पहुंचेगी जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा।
अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर से एक चिट्ठी पहुंचाई जाएगी, अगर उसका भी जवाब नहीं देते तो फिर आगे राज्यपाल अपना कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसके बारे में राजभवन तक नहीं किया गया है, इसीलिए जब बीजेपी की तरफ से आवेदन किया जाएगा कि हम सरकार बनाएं, तब राजभवन की तरफ से ममता बनर्जी का ऑफिशियल एक रेजिग्नेशन चिट्ठी मांगा जाएगा राजभवन की तरफ से ममता बनर्जी की। तो अगर उसका उत्तर देते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं देते तो राजभवन में राज्यपाल का खुद का डिस्क्रिप्शन है कि वो इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल स्थिति बना हुए हैं और पश्चिम बंगाल में एक और पूरा देश में ऐसा स्थिति कभी नहीं बना था कि एक मुख्यमंत्री जो विदाई मुख्यमंत्री है, जो हार चुकी है, वो रेजिग्नेशन नहीं देना चाह रही हैं। उनका ये कहना है, जैसे कि आपने भी कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं तो मैं क्यों रेजिग्नेशन दूंगा, ये ज़बरदस्ती किया गया है। अब ये तो पॉलिटिकल एक मुद्दा बन चुकी है, या तो फिर ये उनका खुद का वर्जन है कि उनको ज़बरदस्ती हराया गया है। लेकिन लोगों की मैंडेट जो है वो पूरा पश्चिम बंगाल में जहाँ एक है वहाँ ममता बनर्जी के लिए अलग कैसे हो सकता है, वो भी नहीं हुई है। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। बीजेपी इसको अपना सरकार बनाने में अपना क्या रणनीति होगी उसको बनाने में व्यस्त है, ना कि ममता बनर्जी क्या कह रही है उसके रिएक्शन देने में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये हमारा मामला ही नहीं है, हम इस पर ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। स्टेट बीजेपी कम से कम यही कह रहा है। वेस्ट बंगाल के बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राज्यपाल और सीएम का मामला है, वो आपस में देखें। केयर टेकर सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। और यहां पर यह भी कह रहे हैं संविधान के जानकार कि इस तरह का कोई प्रोविजन है ही नहीं, कोई सीएम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, वरना फिर राज्यपाल के पास अधिकार है। तो फिर ये क्यों कर रही है ममता बनर्जी? जवाब ये मिला कि ये मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है कि मैं इस जनादेश को नहीं मानती। क्या ये मैसेजिंग ममता बनर्जी की छवि के लिए ही डेंट करेगा? क्या ये भारतीय लोकतंत्र, जिसमें ये माना जाता है भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक, उस लोकतंत्र से क्या कुछ लोग ये संदेश भी देना चाहते हैं कि यहां असल में ऐसा भी किया जा सकता है? तो फिर वो कंट्रीज जिनकी तरफ हम उंगलियां उठाते रहे बनाना रिपब्लिक कहकर, क्या वो उंगलियां आज भी हम उठा पाएंगे? ममता के बयान पर पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय का बयान आया है, मैंने इतिहास में आज तक ऐसा नहीं सुना। तथागत रॉय ने कहा 2 दिन बाद विधानसभा भंग हो रही है। तथागत ने कहा, उन्होंने कहा मैंने आज तक इस तरह का मामला नहीं सुना है। हाँ, अभी उन्होंने ये बोला। देखिए मैं तो राज्यपाल था 3 राज्य के, और राज्यपाल होने की नाते मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक था। मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वो तो ऐसे भी नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकती है, वो प्रेसिडेंट आप से आप हो जाएगा। तो इतना ही ना नहीं समझ सकती है। तो विधानसभा के लिए जो तय वक्त है, जब वो खुद ही समाप्त हो रहा है, उसके बाद तो वैसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगी, फिर ऐसा वो क्यों कर रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अमोद राय के पास एक बार जाने के बाद शिवम मैं आपके पास दोबारा आने वाला हूं, लेकिन अमोद, इसको लेकर दिल्ली में क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, चर्चा ये है कि बीजेपी बहुत ही सहजता से ले रही है इस पूरे घटनाक्रम को। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को पहले से एंटीसिपेशन था कि अब ममता बनर्जी ये कर सकती हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अभी बैठक बुलाई थी और उनके साथ महासचिवों की बैठक हुई और अभी तकरीबन 45 से 50 मिनट एक बैठक हुई। और ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में वर्चुअली कलकत्ता से भी लोग जुड़े हुए थे, उसमें शुभेंदु अधिकारी जुड़े हुए थे, उसमें सामिक भट्टाचार्य जुड़े हुए थे, उसमें महासचिव सुनील बंसल जुड़े हुए थे। और ये बैठक वहाँ तैयारियों को लेकर बैठक है कि कैसे भव्यता से इस शपथ ग्रहण समारोह को किया जाए। इतनी सहजता से इस बात को लिया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के होने के बाद, ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बयान के बाद भी इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पहले से जो अपना एक रास्ता बनाई हुई है, उसके मुताबिक 7 तारीख को विधानसभा का टर्म खत्म हो रहा है और 9 तारीख को ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कलकत्ता में होने जा रहा है। तो अपने आप 7 तारीख को जब विधानसभा डिजॉल्व होगा,
राज्यपाल को उनको टर्मिनेट करने की भी उसके बाद ज़रूरत संभवतः नहीं पड़े और नए सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी। उसमें बहुमत जिसके पास है, बीजेपी के पास है, बीजेपी अपना नेता चुनेगा और उस नेता को शपथ ग्रहण दिलवाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद बहुमत साबित विधानसभा में किया जाएगा और इसमें कोई कानूनी पचड़ा भी नहीं होगा, कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। ये एक स्ट्रेटजी बीजेपी की हो सकती है। लेकिन यहाँ जैसा अभी आपने चर्चा किया कि ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश है, एक पॉलिटिकल गिमिक ये है किसी ढंग से। और ममता बनर्जी चूंकि स्ट्रीट फाइटर का अपना इमेज जो है उसको बनाए रखना चाहती हैं, उसको इंटैक्ट रखना चाहती हैं। वो भी जानती हैं कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको नर्चर करना चाहती हैं। लिहाजा वो ये मैसेज दे रही हैं कि वो झुकी नहीं है, वो थकी नहीं है और वो आगे भी लड़ाई जारी रखेंगी। और बीजेपी ने इसे बहुत सहजता से लिया है। बीजेपी को मालूम है कि शपथ ग्रहण समारोह बहुत आसानी से होने वाला है, बहुमत बहुत आसानी से होने वाला है और कानूनी पचड़ा इसमें कोई है नहीं, तो तैयारियां अपना बहुत कूल हेडेड बीजेपी के नेता कर रहे हैं। दिनेश, भारतीय जनता पार्टी कूल हेडेड अप्रोच रख रही है और उधर से अप्रोच ये देखी जा रही है कि शायद वो ये दिखाना चाहती हैं कि आई एम अ स्ट्रीट फाइटर। बाकी सब, कई बार ऐसा हुआ कि आपने देखा जब चुनावी नतीजे आए और बाकी पार्टियों की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया कि लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो वहीं तक रहा क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया, किसी एक जगह पर सवाल उठाए, बट नॉट बियॉन्ड दैट। क्या ममता बनर्जी इसको बियॉन्ड दैट ले जाना चाहती हैं? शिवम, बहुत जल्दी से। देखिए, मेरी तरफ से नहीं है, TV9 का एक दर्शक है वही लिख रहा है कि अभी पिछले दिनों भारत की जो क्रिकेट टीम है वो एशिया कप जीत गई थी, लेकिन ट्रॉफी लेकर भाग गए थे पाकिस्तान के जो वो सेलेक्टर हुआ करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि जीत उनकी हो गई थी, जीते हम ही थे। अब यहां पर ममता दीदी भी कुछ इसी तरह का व्यवहार कर रही है, ये आपका दर्शक कह रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव जी गए थे मुख्यमंत्री आवास छोड़कर, तो टोटी और न जाने क्या क्या वो लेकर गए थे, तो बेहतर है कि इस बार उन चीजों को चेक करके रखा जाए, ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजों की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, नेता जनादेश से होता है। अगर किसी के पास जनादेश नहीं है तो नेता किस बात के? अगर आपको हरा दिया गया है तो आप सवाल लेकिन और है शिवम, और अगर ये मैसेजिंग आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे शिवम, क्या विपक्षी पार्टियों में, जब विपक्षी पार्टियां एक के बाद दूसरी ये कहने लगे कि इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर लिया गया है, ये कर लिया गया है, भरोसा समाप्त हो रहा है वगैरह वगैरह, हर जगह विशेष सोच वाले लोगों को बिठाया जा रहा है, रखा जा रहा है, जब ये कहा जाता है तो क्या ये आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि आप विपक्ष को उस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं जैसा आपसे अपेक्षा है? मैं अभी यहां पर खड़े होकर कहने लगूं TV9 के कैमरा पर कि दिनेश गौतम जी ने मुझे डिबेट में बिल्कुल बोलने ही नहीं दिया गया, 10 सेकंड का समय भी नहीं दिया गया। वो मुझे बार बार हैकल करते रहे, वो मुझे बार बार परेशान करते रहे, वो विपक्ष के सारे जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा समय दे रहे थे। क्या ये चार्ज स्टैंड करता है? नहीं स्टैंड करता, क्योंकि मैं कैमरा पर हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं। आप कितना स्पेस मुझे दे रहे हैं वो सब जनता के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने बस इसलिए कि इलेक्शन फेयर हो, एक भी व्यक्ति की जान ना जाए, एक बेहतर इलेक्शन कंडक्ट कराया। 1967 के बाद एक भी कोई हत्या इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं हुई। अभी भी सब शांति से अपना जुलूस निकाल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन कोई हत्या नहीं है। ये आपने जो कहा, ये मैं लेकर जाना चाहता हूं, सुजाता मंडल के पास लेकर जाना चाहता हूं। सुजाता मंडल, वो सबूत कहां है जिसके बेसिस पर ये कहा जाएगा? वो जो कह रही हैं कि हाईजैक कर लिया गया, ये जनादेश नहीं है, ये साबित कैसे किया जाएगा? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनको लग रहा है वो ऐसा करेंगी? देखिए, शायद उनका बहुत खराब लग रहा है क्योंकि इतना दिन सत्य में है, इतना दिन सीएम पोस्ट में वो है। पिछले बार 21 में नंदीग्राम में हार गए थे, लेकिन फिर से निर्वाचन में भवानीपुर से जीत के आए। तो इस बार भी सोच रहे हैं कि मतलब आपका रेजिग्नेशन ना दे के फिर से अगर वोट कराना सकते हैं तो वो चाहेंगे। लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि अगर खुद सीएम हार जाए और उसका पार्टी हार जाए तो उसके बदले में रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है राजभवन में जाके। और जो तो सुजाता, क्या आप भी ये मानती हैं कि जो दीदी कर रही हैं वो अपने नेचर की वजह से कर रही हैं, वो उनका मामला है? आपने पहले भी ये बात कही थी, क्या मैं ये बात दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए कि खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दीदी को लग रहा है तो वो ऐसा कर रही हैं? क्या ऐसा कह सकता हूं मैं? देखिए, मैं मानने वाली ना मानने वाली होती कौन है? भारत का संविधान सबको ही मानना पड़ेगा। तो भारत का संविधान ही ये है कि अगर सत्ता हार जाए कोई पार्टी, इसका सुप्रीमो हार जाए,
तो उसको तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है। ये अगर बहुत बड़ी नहीं बात भी सुजाता कह रही हैं, ये जरा फ्लैश भी कीजिए। सुजाता मंडल की तरफ से कही गई ये बात, तृणमूल कांग्रेस से उनका ताल्लुक है। वो ये कह रही हैं कि मेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, संविधान का जो प्रोविजन है वो हर किसी के लिए बाध्यकारी है, ये ममता बनर्जी के लिए भी बाध्यकारी है। वो ऐसा क्यों कर रही हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सुजाता मंडल ने क्लियर कट ये बात आपके सामने रखी है। और अगर ऐसी बात है तो मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं, द्विवेदी जी, अजीत द्विवेदी जी, ये जो भी मंतव्य है ममता बनर्जी का, क्या वो उसको साध लेंगी? मान लीजिए वो ये चाह रही हैं कि वो जो असंतुष्ट हैं, वो जो इस समय ये समझते हैं कि वो आज के वक्त के हिसाब से सही ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्या उन तमाम असंतुष्टों का, वो जायज असंतोष है या नाजायज वो अलग विषय है, क्या उनकी आवाज या उनका पायनियर बनने की जो कोशिश है ममता बनर्जी की, आप कामयाब होते देखते हैं इस कदम से? देखिए, इसमें कुछ भी कामयाबी नहीं है, इसमें कुछ भी कामयाबी नहीं है। ये बहुत ही खराब ऑप्टिक्स है, बहुत ही खराब ऑप्टिक्स है, बहुत ही पैथेटिक अटेम्प्ट है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता से ये उनकी स्ट्रीट फाइटर की इमेज के बिल्कुल उलट है। ये कोई स्ट्रीट फाइटर नहीं कर सकता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप इस्तीफा दीजिए और सड़क पर उतर के लड़ाई लड़िए। ये हम सुन रहे हैं कि ये स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी की, ये क्या, इससे क्या इमेज बने? इससे तो आप पैथेटिक हो गए। ये तो बहुत पैथेटिक अटेम्प्ट है। लेकिन मुझे ये लगता है अजीत जी, मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी ने भी कल पूरी रात, मुझे नहीं लगता वो सोई होंगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि उन्होंने ये कदम उठाने से पहले अपने साथियों से, क्योंकि मैं वहां देख रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मतलब वो अकेली नहीं है ऐसा मानने वाली, उनके पार्टी में बहुत सारे लोग उनके साथ इस कदम को सही बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले भी वहां साथ में बैठे हुए थे। अभिषेक बनर्जी तो बैठे हुए, फिरहाद हकीम बैठे हुए थे, डेरेक ओब्रायन बैठे। तो क्या ये नहीं, मैं एक बात, क्या उन्होंने संविधान के जानकारों से भी राय मशवरा किया होगा? गायेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गायेंद्र जी, आप इस मामले पर क्या टिप्पणी देते हैं? देखिए, मैं इसको संवैधानिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा मूव समझता हूं। और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल, जो संविधान है वो सक्षम है इन सिचुएशंस को डील करने में। जो आर्टिकल 164 है वो चीफ मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं मानता, सारे बराबर हैं और दे आर अपॉइंटेड टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब गवर्नर के प्लेजर पे वो पोस्ट होल्ड करते हैं, गवर्नर जब चाहे उन्हें हटा सकता है। जहां तक एसआर बोमई में था कि मेजॉरिटी हाउस में टेस्ट होगी, इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये नए इलेक्शन की बात है। और अगर जो केयर टेकर, जो थोड़ी सी जो संवैधानिक अड़चन आएगी, जैसे ये रिजाइन नहीं कर रही हैं और ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और ये कोई अगर पॉलिसी डिसीजन लेती हैं तो वो गलत होगा। ऐसे सिचुएशन में गवर्नर को 356 को इन्वोक करके जो नई सरकार आएगी, इस तरह अंतरिम पीरियड में गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट्स रूल करके नई सरकार को करना होगा, क्योंकि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। और जहां तक दूसरे मत की बात है, ये रिजाइन नहीं कर रही हैं। जो 164 है वो क्लियरली एम्पावर करता है गवर्नर को हटाने के लिए। आपने देखा होगा कई बार, जैसे किसी चीफ मिनिस्टर को अगर असेंबली में कॉन्फिडेंस लेने के लिए बोला जाता है, अगर वो कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते हाउस का, तो उनको हटाने नए चीफ मिनिस्टर को इनवाइट कर देते हैं गवर्नर और उन्हें बोलते हैं कि आप असेंबली में अपनी बहुमत शामिल। लेकिन वो आपने ही बताया कि वो दूसरे तरह का ये प्रोविजन तब लागू है जब विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर रही हो, मतलब वो अपने टर्म में हो, और उस दौरान अगर ये अल्पमत वाली स्थिति कहीं पर बनती है तो ये हो सकता है, आप बता रहे हैं। वरना तो सीधे सीधे राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनको बर्खास्त करके बीच में वो जो टर्म है एंटरिम वाला, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाकर और नई सरकार को चार्ज दे सकते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? यस, आप सही कह रहे हैं। जो एसआर बोमई में कहा गया था कि मेजॉरिटी है या नहीं है वो हाउस में डिटरमिन होगा, इस केस में अप्लाई नहीं कर, वो इस केस में अप्लाई नहीं होता। 1994 एसआर बोमई केस, जिसमें यह कहा गया था कि राज्यपाल के निवास पर नहीं, बल्कि राजभवन पर यह नहीं, बल्कि असल में ये विधानसभा के फ्लोर पर तय होगा कि किसके पास कितनी संख्या है। लेकिन अब जरा देखिए,
इस मामले में अखिलेश यादव भी ट्वीट कर चुके हैं और मैं चाहूंगा कि इसको भी आप जरा ले आइए, अगर बिग वॉल पर ले आते हैं तो। ये 20 घंटे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था कि आप सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का यह घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया। उन्होंने यह भी लिखा है कि जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय उन्होंने ये लिखा है साथ में। शिवम, तो फिर ये ममता महसूस करने वाली अकेली नहीं है क्या? उनके साथ दूसरे भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक ही पूरा ग्रुप है जिसको ये इंडी अलायंस कथित कहते हैं, इंडी भिंडी चिंडी जो भी है, लेकिन है तो वो है नहीं। लेकिन इतना तय है कि हार के 100 बहाने ढूंढने में इनसे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। वही अखिलेश यादव है ना, जो उत्तर प्रदेश से बंगाल रोजाना प्राइवेट जेट उड़ाकर जाते थे और कहते थे कि ममता दीदी जीत रही हैं, ममता दीदी जीत रही हैं, ममता दीदी जीत रही हैं। अब हार गई तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सुरक्षा बल और ना जाने क्या क्या। भैया, जब तक इस फोमो से बाहर निकलोगे नहीं तब तक इसी तरह की बातें करते रहोगे। ये एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शिवम, इसको मैं ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता कि फिरहाद हकीम में से या डेरेक ओब्रायन में से अगर कोई फोन पर इस समय हमारे साथ जुड़ सकता है तो प्लीज उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं इसको लेकर इधर जाना चाहता हूं। जो डेरेक ओब्रायन ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर एक सीट पर मैं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं कि उनकी हार हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री की पद से? मतलब जिस प्रक्रिया पर आपको यह एतबार था कि आपकी जीत हो रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर एक कैंडिडेट असल में वही हैं, हर एक कैंडिडेट हारेगा या नहीं हारेगा तो कम से कम बहुमत तो टीएमसी के साथ होगा, और आप पीएम से रेजिग्नेशन की बात कह रहे थे। अब उसी प्रक्रिया के तहत जब आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? यह वाकई नहीं समझ में आने वाली बात है। रविशंकर दत्ता, देखिए सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपनी मर्यादा में जितना खुलकर कह सकती हैं वो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है ममता बनर्जी के इस कदम को। क्या तृणमूल कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ममता का कि क्या है, ये तो बचकाना तरीका है? देखिए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ उसके बाद कई बड़े लीडर्स थे जिनके साथ हमने बातचीत किया और उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने जो एक बार कह दिया है उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कहेंगे, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो नेता यहाँ पे है जिनके साथ हमने बातचीत की है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के अलावा जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने ममता बनर्जी का ये जो डिसीजन है उनको समर्थन किया है। और अभी तक अगर ममता बनर्जी ये पोस्ट होल्ड कर रही है कि पार्टी का बाकी कोई नेता उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर यूनिटी है। लेकिन सवाल यहीं पे उठ जाता है कि ममता बनर्जी आखिरकार किसके लिए ये पद नहीं छोड़ना चाहती है। अगर उनको लग रहा है कि अगर उनको लग रहा है कि उनको जबरदस्ती हराया गया है, मुझे समझ में आ रहा है रविशंकर दत्ता, और आगे शायद आप भी इसको सेकंड करेंगे। मुझे लगता है ममता इसको बड़ा करना चाहती हैं। ये ममता चाहती हैं कि इसको आने वाले दिनों में वो इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं। हो सकता है उनकी कई और इसके साथ नीतियां हों और कई एम्बिशंस भी हों। शायद मैं जो समझ पा रहा हूं, जितना अभी तक इतने सालों में काम के दौरान मैंने देखा है, जो एम्बिशंस जिस तरीके से होते हैं, लेकिन क्या ये सिरे चढ़ेगी बात? क्या इसकी अनुगूंज, इसका रिवर्बरेशन ग्राउंड में जनता के साथ वैसा है कि ममता इसको आवाज दें और लोग उनके साथ खड़े हों? आप देख रहे हैं टीएमसी की ही नेत्री हमारे साथ हैं इस चर्चा में और कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, ममता पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सांसद राजू बिस्ता का बयान आया है, दीदी भारत के संविधान का अपमान कर रही हैं। बंगाल की जनता ने दीदी से जनादेश छीना, दीदी बंगाल का भी अपमान कर रही हैं। दीदी को हार स्वीकार नहीं, इसलिए इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, राजू बिस्ता ने कहा। मुख्यमंत्री अभी तक जो थी ममता दीदी, अगर ये कहती हैं पब्लिकली कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही है, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही है और वो बार बार करती आई है। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा।
आपके रिजाइन नहीं करने से भी पश्चिम बंगाल रुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल तो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। शिवम, लेकिन यहाँ पर जैसे राहुल गांधी को हमने देखा, उन्होंने कई बार इसको लेकर पूरा प्रेजेंटेशन की शक्ल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने की कोशिश की कि देखिए अमुक जगह पर एक वोटर है, इसका कितनी जगहों पर नाम था, ये भी बताने की कोशिश की कोई विदेशी मॉडल है वो यहाँ आकर वोट दे रही है। ये आप जानते हैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था उस दौरान फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे को बनाकर और ममता बनर्जी इसको पायनियर करके जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? मुर्शिदाबाद में जब चुनाव चल रहा हो तो मस्कट जाकर छुट्टी मनाने वाले नेता की सीरियसनेस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब वो वोटर आईडी और वो डेटा दिखाते हैं तो उसमें एक अलग मॉडल का चित्र दिखाते हैं और नाम किसी और का। अगर मैं चाहूं और अगर कोई भी करना चाहे, एक 5th क्लास का बच्चा भी, तो दिनेश गौतम के नाम पर और दिनेश को डैम बनाकर या डैनी बनाकर 360 वोटर आईडीज अभी जनरेट करके जो है वो दिखाई जा सकती है। एग्जैक्टली वही जो है राहुल गांधी ने किया था। इलेक्शन कमीशन ने उसके आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को बर्स्ट कर दिया था। आप अपने युवराजों को इनकॉम्पिटेंट नहीं मानना चाहते, एक बात है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र और संविधान का अपमान करना बंद करिए। हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी चाहिए। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लगातार हरा रही है, लगातार स्टेट से बाहर कर रही है, तो उसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में इंदिरा जी का भी यही हाल था, उन्होंने बहुत सारे चुनाव जीते थे। तो क्या भाजपा क्या करती थी, जनसंघ क्या करता था उस जमाने में? क्या ऐसा करता था? क्या लेफ्ट क्या करता था? चुनाव लड़ो, जीतो, मेहनत करो, हारे सम्मानपूर्वक एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना तो ये जनता अगले और 30 साल आपको ऐसे नहीं आने देने वाली। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था शिवम, और उसका जवाब नहीं मिला था। आपने कहा था कि अगर मैं ये कहने लगूं कि आपने मुझको मौका नहीं दिया, आपने हैकल किया, तो जनता तो देख रही है। लेकिन क्या विपक्ष को भरोसे में लेकर चलने वाली बात जो सरकार से अपेक्षा की जाती है, क्या वहां आपको लगता है आपकी तरफ से भी गुंजाइश है? आपने तमाम कोशिशें की हैं, उसके बावजूद ये हाल है? आप मुझसे 4 सवाल पूछे, मैं चारों सवाल के जवाब दूं, लेकिन अगर आप ये हट करके बैठ जाए कि नहीं शिवम त्यागी मैं तो आपसे कन्विंस नहीं हूं, तो मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान नहीं हूं, छाती फाड़कर नहीं दिखा सकता। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने जिस चीज की मांग की वो सभी आपके सामने है। मेरे पास क्योंकि वक्त सीमित है, मैं एक बार अजीत द्विवेदी के पास जाना चाहता हूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही, अजीत द्विवेदी। तो फिर वो लोकतंत्र को जब हम कहते हैं हमारा सबसे मजबूत लोकतंत्र, हम ऐसा लोकतंत्र, हमने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, ये बात जब हम दुनिया के सामने कहते हैं, और कई जगहों पर लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, तो आज जो ये घटना है क्या ये एक ब्लॉट की तरह देखी जाएगी, या आपको लगता है कि विपक्ष को इस तरह के अधिकार भी लोकतंत्र में होते हैं, तभी वो मजबूत लोकतंत्र होता है? हम पहली बात से ये बात कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए है। अगर जनता ने हरा दिया है चुनाव, आपको संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए है, इस्तीफा दे देना चाहिए है, फिर आप स्ट्रीट फाइटर के तौर पर उतर के लड़िए, आप कोर्ट में जाकर के लड़िए, आप जनता के बीच लड़िए, आप चैलेंज करिए इसको, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं मानने की आजादी आपको नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि आप अपने को बड़ा नहीं कर रही है। ये इशू उठा करके इतना दयनीय प्रयास लग रहा है ममता बनर्जी का, वो अपने को छोटा बना रही है, अपने को भी छोटा बना रही है। इतने बड़ी लीगेसी है ममता बनर्जी। तो बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है, और खुद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई सुजाता ये कह रही हैं कि ये तरीका नहीं होना चाहिए, और मेरे और किसी और के चाहने से कुछ नहीं होता। जो संविधान में लिखा हुआ है, जो हम सबके लिए बाध्यकारी है, उसका पालन होना चाहिए। ऐसे में ममता बनर्जी का ये कदम उनकी राजनीति को और आगे चमकाने वाला होता है, क्योंकि वो इसी तरीके के इंपल्सिव नेचर के लिए जानी जाती हैं, कुछ अलग कर देने के लिए जानी जाती हैं। क्या यही होने वाला है, या असल में यहां अब जो उनका डाउनफॉल, एक तरीके से सियासी डाउनफॉल है, उसको और तेज, इस डिक्लाइन को और शार्प करने वाली है वो? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी।